तो चलिए आज बात करते हैं अमेरिका और क्यूबा के उस उलझे हुए रिश्ते की। एक ऐसी कहानी जो पिछले 60 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है आज, जहां एक जहाज एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद का केंद्र बन चुका है। ये जहाज सीधा बढ़ रहा एक अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी की तरफ। एक ऐसी घेराबंदी जिसने क्यूबा जैसे द्वीप को पूरी तरह से ब्लैकआउट में डाल दिया है। तो सवाल ये है कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? ये समझने के लिए कि आज हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमें वक्त में पीछे जाना होगा। उस एक पल में जब यही दोनों महाशक्तियाँ दुनिया को तबाही के मुहाने पर ले आई थीं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज के इस संकट की जड़ें कहाँ हैं। देखिए, करीब 400 सालों तक क्यूबा पर स्पेन का राज था, लेकिन फ्लोरिडा के इतने करीब होने की वजह से अमेरिका की नज़र हमेशा इस पर रही। तो जब क्यूबा ने अपनी आज़ादी की लड़ाई शुरू की तो अमेरिका ने उनकी मदद तो की, लेकिन इस आज़ादी की एक कीमत थी। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ था टेलर अमेंडमेंट, जिसमें अमेरिका ने वादा किया कि वो क्यूबा पर कोई कब्जा नहीं करेगा, लेकिन फिर कुछ ही साल बाद आ गया प्लैट अमेंडमेंट, जिसने अमेरिका को क्यूबा के मामलों में दखल देने का हक दे दिया। इतना ही नहीं, ग्वांटानामो बे में अपना नेवल बेस भी बना लिया। और इसी दखलंदाजी वाली नीति ने दशकों तक क्यूबा में अमेरिका समर्थित सरकारों का रास्ता साफ किया, जिसका नतीजा एक खूनी क्रांति के रूप में सामने आया। क्यूबा में बतीस्ता का राज था, एक ऐसा राजनेता जिसने देश को अमेरिकी कंपनियों के लिए एक तरह से खेल का मैदान बना दिया था। और इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ 1959 में फिदेल कास्त्रो ने क्रांति कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। और सत्ता में आते ही कास्ट्रो ने जो पहला बड़ा काम किया वो था राष्ट्रीयकरण। मतलब क्यूबा में जितनी भी अमेरिकी संपत्ति थी, बैंक, फैक्ट्री, खेत, सबको जब्त करके सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। अब ये अमेरिका और उस वक्त के राष्ट्रपति आइजनहावर के लिए एक सीधी चुनौती थी। तो अमेरिका ने भी इसका जवाब तुरंत दिया। 1961 में बे ऑफ पिग्स नाम का एक हमला करवाया। CIA ने क्यूबा से भागे हुए लोगों को ट्रेनिंग और हथियार दिए ताकि वो कास्त्रो को हटा सकें। लेकिन ये हमला पूरी तरह से फेल हो गया और नई बनी कैनेडी सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सबब बना। इस नाकामी के बाद अमेरिका ने शुरू किया ऑपरेशन मंगूस। ये एक तरह का सीक्रेट वॉर था, जिसका मकसद था क्यूबा की अर्थव्यवस्था को तबाह करना और कास्त्रो को रास्ते से हटाना। चीनी मिलों से लेकर पावर प्लांट्स तक सब पर हमले हुए और फिदेल कास्त्रो को मारने की 650 से ज्यादा बार कोशिशें की गईं। अब अमेरिका के इस जबरदस्त दबाव ने कास्त्रो को सीधा उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी सोवियत यूनियन की गोद में जाकर बिठा दिया, और यहीं से कोल्ड वॉर के सबसे खतरनाक दौर की नींव रखी गई। ये एक तरह की ग्लोबल शतरंज की बाजी थी। अमेरिका ने सोवियत यूनियन को निशाना बनाते हुए तुर्की में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें लगा दी। तो जवाब में सोवियत लीडर निकिता ख्रुश्चेव ने क्या किया? उन्होंने अमेरिका के दरवाजे पर क्यूबा में, जो फ्लोरिडा से सिर्फ 90 मील दूर है, अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें लगा दी। और फिर आया 27 अक्टूबर 1962 का दिन। संकट अपने चरम पर था। अमेरिकन नेवी ने क्यूबा की नाकाबंदी कर रखी थी और उन्होंने एक सोवियत सबमरीन को घेर कर उस पर डेप्थ चार्ज यानी पानी के अंदर वाले बम गिराए। उन्हें ये पता ही नहीं था कि उस पनडुब्बी के अंदर एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो भी था। धमाकों की वजह से सबमरीन का मॉस्को से कांटेक्ट टूट गया। अंदर मौजूद कमांडर को लगा कि जंग शुरू हो चुकी है, तो उसने न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन प्रोटोकॉल ये था कि लॉन्च के लिए 3 सीनियर ऑफिसर्स की सहमति जरूरी थी। और सोचिए, दुनिया की किस्मत उस एक वोट पर टिकी थी। कमांडर और एक ऑफिसर लॉन्च के पक्ष में थे, लेकिन तीसरे ऑफिसर वसीली अर्खिपोव ने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। सिर्फ एक ना ने दुनिया को परमाणु युद्ध से बचा लिया। तो दुनिया उस तबाही के मुहाने से तो पीछे हट गई। संकट खत्म हो गया, लेकिन उसका असर, उसकी परछाई आज 60 साल बाद भी दुनिया की राजनीति पर दिखाई देती है। और अमेरिका की इतनी कोशिशों के बावजूद फिदेल कास्ट्रो करीब 50 साल तक सत्ता में बने रहे। एक करके 10 अमेरिकी राष्ट्रपति आए और चले गए, लेकिन कास्ट्रो वहीं रहे। इस संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, जब पूरी दुनिया का ध्यान क्यूबा पर लगा हुआ था, ठीक उसी वक्त चीन ने मौके का फायदा उठाकर भारत पर हमला कर दिया और अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया।
और इतिहास की यही लंबी परछाई हमें घुमाकर वापस आज के संकट पर ले आती है। फिदेल और फिर उनके भाई राउल कास्ट्रो, दोनों ने मिलकर क्यूबा पर 60 साल राज किया। आज वो दोनों तो नहीं हैं, लेकिन क्यूबा में कम्युनिस्ट सिस्टम और अमेरिका के लगाए प्रतिबंध दोनों वैसे के वैसे ही हैं। इन दशकों के प्रतिबंधों ने क्यूबा की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। आज हालत ये है कि पूरे देश में ब्लैकआउट है, न ट्रांसपोर्ट के लिए ईंधन है, न बिजली। अस्पताल और स्कूल बंद पड़े हैं, खाने और दवाओं की भारी किल्लत है। पूरा देश बाहरी मदद पर निर्भर हो गया है। और यहीं आकर कहानी फिर से वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी। एक रूसी टैंकर अमेरिकी घेराबंदी की ओर बढ़ रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 1962 से सीखे गए सबक एक और बड़ी तबाही को रोक पाएंगे?